हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का प्री फाइनल का जो पेपर ऑलरेडी हो गया एग्जाम वहाँ पे। तो आज हम लोग साइंस जो क्वेश्चन पेपर है उसके MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाइल यू ब्रीथ विच टाइप ऑफ चेंज यू फील टू हैव बीन हैपन। यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो उस दौरान मतलब कौन सा मतलब कि चेंजेस आपको फील होता है, यहाँ पे हमें बताना है। जैसे कि इसके ऑप्शंस हैं, ए फिजिकल चेंज, बी केमिकल चेंज, सी चेंज ऑफ टेम्परेचर, या डी चेंज ऑफ साइज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि केमिकल चेंज। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, eggs has been burnt and after burning a fine powder has been collected. What is XB you think? यानी कि एक्स ऐसा एक मतलब कि सब्सटेंस है जो कि बर्निंग के बाद एक फाइन पाउडर बन जाता है। तो उसका हमें नाम बताना है क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, या डी एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मैग्नीशियम। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है जो कि आप देख रहे होंगे, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जो कि है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का हमें नाम बताना है, किस किस प्रकार का रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पे देखिए जो पीबी है, पीबी ने यहाँ पे आयोडाइड के साथ बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है। देन आपका जो NO3 है, नाइट्राइट जो है, वो आपका पोटेशियम के साथ मतलब कि बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप लोग इस रिएक्शन को अच्छे से देखते हैं तो आप लोगों को कुछ हिंट तो मिला होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, व्हाट मे बी द pH ऑफ द सोल्यूशन। अब हमें यहाँ पे कहा गया है कि एक सोल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। तो उसका जो pH है वो कितना होगा, यहाँ पे हमें दिया गया है, जैसे कि 1, 4, 5, 10। अब देखिए कोई भी एक सोल्यूशन अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है तो बेसिकली वो क्या होगा, बेस होगा। ये आप लोग याद रखें। इसका मतलब जो बेस होते हैं वो आप लोग जानते हैं, मोर देन 7। तो उस हिसाब से इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 10। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, फाइंड आउट द मेटल विच इज लिक्विड इन नॉर्मल टेम्परेचर। तो आपके ऑप्शन हैं, ए मैग्नीशियम, बी कॉपर, सी मर्क्यूरी, या डी आयरन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन मर्क्यूरी। याद रखिएगा। मर्क्यूरी और गैलियम ये दोनों रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, आयोनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व टुगेदर इन विच लिक्विड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वाटर। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सो मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ नोट करते जाएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वाटर। याद रखिएगा, क्योंकि जो वाटर है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। याद रखिएगा, इसीलिए जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, एन एलिमेंट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन हैज़ ए कंपाउंड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट,
द कंपाउंड डिजॉल्व्स इन वाटर, द एलिमेंट इज। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा एलिमेंट दिया गया है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट भी है, और वो जो कंपाउंड है वो आपका वाटर के साथ डिजॉल्व होता है। तो उस एलिमेंट का नाम क्या है हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कैल्शियम। याद रखिएगा। अब आप लोग जानते होंगे जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सुइटेबल आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटॉम। अब देखिए जो कार्बन है, अगर कार्बन का आप एटॉमिक नंबर रिकॉल करते हैं तो उसका होता है 6। और देखिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग कैसे लिखते हैं 2,4, यानी कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल में आपका 4 है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि अगर आप लोग को वैलेंसी निकालना है तो आप लोग को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 8 के साथ जो इसका आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके साथ माइनस करना पड़ता है, यानी कि 8 - 4 दैट मीन्स 4। तो इसका जो वैलेंसी है कार्बन एटम का वो होगा आपका 4, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हाइल बर्निंग फॉर्म्स। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ब्लू फ्लेम। याद रखिएगा। और जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो आपका येलो फ्लेम मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नॉट प्रॉपर येलो, सूटी जो येलो फ्लेम बोलते हैं उसको वो फॉर्म करते हैं जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं। तो एग्जाम में आपका इस क्वेश्चन की जगह पर आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका येलो सूटी फ्लेम्स। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका एनिमल फैट कंटेन्स। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो आप लोग जानते होंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने बनाया था, तो उसका आप लोग प्लीज नेम कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप आप लोग को पता होगा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि एटॉमिक नंबर। याद रखिएगा। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसका बेसिस जो है फाउंडेशन क्या है, एटॉमिक नंबर के आधार पर मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडी ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन इनके जो एटॉमिक रेडी हैं इसके हिसाब से आप लोग को अरेंज करना है। अब देखिए मैं आप लोग को एक हिंट देता हूँ कि जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वो जब भी डाउन से अप साइड की ओर मूव करते हैं तो उनका जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है। तो उस आधार पर आप लोग इसका आंसर करें। तो आई होप आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश। तो इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी आप लोग को दिया था एमसीक्यू क्वेश्चंस में, जो साइंस के जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस थे मैंने ऑलरेडी डाला था। तो वहाँ पे मैंने आप लोग को कहा था हर एक ग्रुप के नाम अलग अलग होते हैं पीरियड टेबल में। तो जो 17 जो ग्रुप है उस ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं आपका हेलोजेंस। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका एन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 282, टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग। अब देखिए 282 यानी कि 12, इसका जो नंबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर वो हो जाएगा आपका 12। तो जो 12 है वो किसका है, मैग्नीशियम का है, आप लोग जानते होंगे। तो उसका जो ग्रुप है कौन से ग्रुप है वो आएगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सेकेंड ग्रुप। याद रखिएगा। अब ये जो सेकेंड ग्रुप यानी कि मैग्नीशियम जो है तो इसको क्या कहते हैं, अर्थ मेटल कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे अर्थ मेटल, और जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं। तो ये सारे जो नोट्स है इसके बिहाफ पर आप लोग प्लीज़ लिख लें। सेकेंड ग्रुप के मेटल को अर्थ मेटल कहा जाता है, और ये जो मैग्नीशियम है ये आपका रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है।
क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। अब देखिए जब भी ब्लू ब्लैक होता है इसका मतलब क्या है, आप लोग कुछ भी देखना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं स्टार्च प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि स्टार्च, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, ये 16 होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द करेक्ट कन्वर्सन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। अब देखिए इस आंसर को करने से पहले आप लोग एक मतलब कि बात जानना जरूरी है, यानी कि जब भी रिएक्शन होता है या दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट का बात आता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका क्लोरोफिल एंड हीट एनर्जी का बात आया हुआ है, दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आप ऑड को आउट करते जाएं, ऐसे थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस को आप लोग इस तरह सॉल्व करें। उसके बाद जो बी ऑप्शन है वहाँ पे क्लोरोफिल एंड सनलाइट है, बट एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना होगा, जो प्रोडक्ट जो बनता है वहाँ पे 12H2O नहीं बनता है, 6H2 बनता है, वो भी आप लोग ध्यान दें। अब बाकी ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। अब आइए देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्या हैं। उसके बाद जो ऑप्शन सी है आप देख सकते हैं वहाँ पे क्लोरोफिल है और सनलाइट भी है, और जो आपका एंड प्रोडक्ट्स हैं वो 6H2O है, और जो डी ऑप्शन है आपका वहाँ पे क्लोरोफिल एंड हीट एनर्जी है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स जो सुइटेबल है हमारा वो आपका ऑप्शन सी है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। अब देखिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब देखिए एनारोबिक मतलब क्या है कि एब्सेंस ऑफ एयर, उसको एनारोबिक बोलते हैं, और जो एरोबिक होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वहाँ पे थोड़ा आप लोग ये ध्यान दें कि यहाँ पे ऑप्शंस को हमें अरेंज करना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सबसे पहले तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, दैट मीन्स सबसे पहले हमारा जो ऑर्डर में क्या आएगा 2 आएगा, तो आप लोग ध्यान दें। उसके बाद अगला होगा आपका रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स उसके बाद 3 आएगा, और देन आपका आएगा रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड यानी कि 4। अब देखिए हमारा ऑप्शन पे कहाँ पे 2, 3, 4 है, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग को आंसर करना होगा। तो आप लोग देखिए हर एंगल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ डिटेल में पढ़कर जाएं, देख कर जाएं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, आप लोग जानते होंगे ये क्या है, एक्सक्रेटोरी सिस्टम है। तो इसका काम क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि सारे वर्क फंक्शंस सिमिलर दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया था, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन कि द इमेज शोज द एक्सक्रेटोरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब इसका हमें फंक्शंस लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया था कि इट प्रोड्यूस यूरिन, इट फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन, या डी इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द आउटसाइड। तो आप लोग के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग प्लीज़ बताएं। तो एज पर माई नॉलेज इसका सही जवाब जो होना चाहिए वो है ऑप्शन सी, इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन। तो अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं या आप लोग इसका आंसर अलग से पढ़ा है आप लोग ने, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर है इसका आंसर्स बहुत तरह के हो सकते हैं क्योंकि ये फंक्शंस के ऊपर आधारित है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। फ्रॉम माय साइड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए जो टिश्यू होते हैं प्लांट टिश्यू वो आपके दो तरह के होते हैं, एक तो आपका जाइलेम आप लोग जानते होंगे, दूसरा होता है आपका फ्लूएम। अब देखिए जाइलेम का काम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि इसे वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। देन आपका जो फ्लूएम है उसका काम होता है आपका फूड ट्रांसपोर्ट करना, तो इसीलिए इसका नाम होता है आपका फूड कंडक्टिंग टिश्यू। दैट मीन्स यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो आप लोग जानते होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा जो एक हिंट हमें मिला थोड़ा देर पहले ही हमने बताया, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जाइलम टिश्यू। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका द ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेन्स आर स्टिमुलेटेड बाय विच ग्लैंड्स। आप देखिए हमारे जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जीएच, जिसे हम जीएच बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, तो ये जो हार्मोन है, ये जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसका दूसरा नाम होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज स्टार मार्क बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका वेयर फ्रॉम द फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं वो कहाँ से फॉर्म होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ओवेरी। याद रखिएगा, जिसे हम ओवेरीज कहते हैं, तो ओवेरी से फ्रूट्स का मतलब निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कॉमन फॉर हाइड्रा, ईस्ट, स्पायरोगायरा एंड एमीबा। यानी कि जो हाइड्रा है, ईस्ट है, स्पायरोगायरा एंड एमीबा है, ये चारों में कॉमन मतलब फीचर्स क्या है या मान लीजिए, तो इनके बीच कौन सा कॉमन करेक्टर है वो हमें बताना है। जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख सकते होंगे कि ये यूनिसेलुलर है, दे आर मल्टीसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, या दे कैन नॉट मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेयर फ्रॉम न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि रूट, स्टीम एंड लिप्स। अगर यहाँ पे बर्ड्स भी होता तो वो भी सही होता, क्योंकि रूट, स्टीम, लिप्स एंड बर्ड्स से जो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं वो होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका इफ ए राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड येलो पी प्लांट द सीड्स प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन आर। अब देखिए वो सीड कैसा है, राउंड है और ग्रीन सीडेड पी प्लांट है, जिसके साथ हम लोग क्रॉस मतलब कि ब्रीडिंग करते हैं रिंकल्ड येलो पी प्लांट के साथ। तो उसका जो सीड प्रोड्यूस उसका जो सीड प्रोडक्शन होगा यानी कि F1 जनरेशन, वो आपका क्या होगा हमें पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राउंडेड येलो। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका व्हाट अकॉर्डिंग टू मेंडल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते होंगे, जैसे कि जीन्स, फैक्टर्स, क्रोमोजोम्स, डीएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि फैक्टर्स। याद रखिएगा। और इसी फैक्टर को बाद में जाकर जब उन्होंने मतलब कि थोड़ा डिटेल में देखा तो यही आपका जीन्स था मतलब, तो इसीलिए हमें इसका करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा फैक्टर्स। और ये जो फैक्टर्स हैं बाद में जाकर वही जीन कहलाया। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका फॉसिल हेल्प्स। अब आप लोग जानते होंगे फॉसिल्स किस काम में हमें हेल्प करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि टू स्टडी इवोल्यूशन। याद रखिएगा। यानी कि जो आप बाकी नीचे जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने 1 सिर्फ टिक किया है, यानी कि A1 दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, द नंबर ऑफ पेयर सेक्स क्रोमोजोम्स इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज। अब हमें पेयर सेक्स क्रोमोजोम पूछा गया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे ह्यूमन बॉडी में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें से आपके 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे। और उनमें से एक जो पेयर होता है वो आपका सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है। याद रखिएगा। और अगर हम लोग फीमेल कंसीडर करते हैं तो फीमेल का मतलब हो जाएगा XX क्रोमोजोम्स जो बियर करते हैं वो, और जो मेल क्रोमोजोम्स होते हैं यानी मेल सेक्स होते हैं वो होते हैं आपके XY क्रोमोजोम्स। याद रखिएगा, ये भी आप लोग ध्यान दें। तो अभी मैंने बताया कि जो पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होते हैं हमारे जाइगोट में ह्यूमन बॉडी में, तो वो आपका हो जाएगा 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। लेकिन अगर टोटल हमें पूछे तो हम लोग को 23 टिक करना होगा। याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। इसका मतलब है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे कभी कभी इन्वर्टेड की जगह पर इरेक्ट भी आता है, वो भी सही है। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ को ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन ए मीडियम ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि वैक्यूम, क्योंकि जो वैक्यूम होता है वो उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, सो इसीलिए इसका जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है आपका द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि टिंडल इफेक्ट, याद रखिएगा। अब आप जानते होंगे डिस्पर्सन मतलब क्या है। डिस्पर्सन मतलब बेसिकली नथिंग बट इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, आप लोग जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सिलियरी मसल्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 25 सेंटीमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेंटीमीटर और मीटर में कंफ्यूज करते हैं और वो इसीलिए रॉन्ग कर आते हैं आंसर, क्योंकि वो मीटर और सेंटीमीटर को ध्यान से नहीं देखते हैं। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टिंक्ट विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में है आपका द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम होता है आपका ऑप्शन ए यानी कि एमीटर, याद रखिएगा। अब देखिए जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, लेकिन एक सर्किट के अंदर ही वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे। दैट मीन्स स्मॉल करंट्स को मेजर करना गैल्वेनोमीटर का काम होता है। और अगर गैल्वेनोमीटर पर लार्ज करंट पास किया जाए तो वो ब्रेक भी हो सकता है या शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि जब भी मतलब कि एक लार्ज करंट को पास करना होता है गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करके ही ये काम किया जाता है। तो ये आप लोग प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि आप लोग अगर गूगल में सर्च करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके नाम क्या है, तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर अगर शो करता है तो आप लोग एग्जाम में लिख कर आएंगे, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, स्मॉल करंट्स को मेजर करना, वो भी सर्किट के अंदर सिर्फ। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद जो पोटेंशियोमीटर है ये आपका वोल्टेज को मेजर करने के लिए यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका जो वोल्टमीटर है वो आपका वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम केस है, वोल्टमीटर आपका मतलब जो बड़ा वोल्टेज होता है, ज़्यादा वोल्टेज, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार जो पोटेंशियोमीटर है वो आपका स्मॉल वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेज फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग इज बाय। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, अर्थिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो आइए बाकी ऑप्शन भी देखते हैं हम लोग। उसके बाद ऑप्शन बी में आपका यूज ऑफ फ्यूज, यूज ऑफ स्टेबलाइजर, और डी में आपका यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि यूज ऑफ फ्यूज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स डैश। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका द इंसुलेशन कलर ऑफ अर्थ वायर इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ग्रीन इन कलर, याद रखिएगा। जो भी इंसुलेशन होते हैं अर्थ वायर के वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका इन इंडिया द पोटेंशियल डिफरेंस लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज।
डैश। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 220 वोल्ट। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका वाई बायोगैस कंसिडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए जो बायोगैस होते हैं उसे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि एज इट प्रोड्यूस एसेस। अब देखिए एस प्रोड्यूस करने के लिए उसे हम गुड बोला गया है यहाँ पे, तो ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद ऑप्शन बी में आपका एज इट प्रोड्यूसेस मीथेन। अब देखिए जो मीथेन है वो भी आपका एक टॉक्सिक गैस है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो ऑप्शन सी है एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक, एंड डी में आपका है एज इट डिकम्पोजेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक। क्वेश्चन नंबर 40 में है आपका विच इज़ यूज्ड मेकिंग सोलर सेल्स। अब हमें पूछा गया है कि जो सोलर सेल्स बनते हैं वो बनाने के लिए कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिलिकॉन। याद रखिएगा, सोलर सेल बनने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर विच मे कॉज। अब जितने भी ये जो गैसेस हैं वो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जब मतलब कि एक फॉसिल फ्यूल जलता है, तो उससे हमारे अर्थ या हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है हमें पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका फॉलोइंग आर सम ऑप्शंस फॉर डिकम्पोजेस इन एन इकोसिस्टम, चूज द करेक्ट। अब यहाँ से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब आप लोग जानते होंगे जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि डिकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ए फूड चेन। यानी कि ये जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक फूड चेन का सुइटेबल एग्जांपल है। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे ग्रास को गॉट खाता है, और जो गॉट होते हैं गॉट को ह्यूमन बींग खाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो फूड चेन का एक मतलब कि मेंटेनेंस हो रहा है, यानी कि हम बता सकते हैं कि ये एक फूड चेन का एग्जाम्पल है। अब बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। जैसे कि बी जो है ग्रास को फिश खाता है और फिश को एलिफेंट, ये नहीं हो सकता। उसके बाद जो ग्रास है ग्रास को फिश खाता है और फिश को जेब्रा, ये भी नहीं हो सकता। देन आपका ऑप्शन डी में आपका ग्रास को वीट खाता है और वीट को एप्पल, ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका द पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू। अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है उसका मेन मकसद क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि रिचार्ज ग्राउंड वाटर। याद रखिएगा। इस सेशन के अंतिम एमसीक्यू की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में है आपका अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू प्रोटेस्ट द डैश। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि खेजरी ट्रीज। अब आप लोग जानते होंगे 1730 में बिश्नोई परिवार, जो कि जितने भी बिश्नोई मतलब कि ट्राइब्स थे, बिश्नोई लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि ये जो खेजरी ट्री है इनको बचाने के लिए अपने प्राण बलिदान दिया था। तो लगभग 300 से भी ज़्यादा लोग उस टाइम मतलब मरे थे वो मसाकर में। तो इसलिए आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये एक मतलब कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं साइंस में, एक दो क्वेश्चंस, तो आप लोग प्लीज़ ये ध्यान देकर रखें। तो ये तो था आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग प्लीज़ देख लें। अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छा है, आप लोग प्लीज़ वो सारे सॉल्व कर लें। हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को देख लें।